माँ माँ गम के बदले खुशियाँ ही देती है। जितना मर्जी सता लो, पर हमारी आंख से आंसू आने पर वो भी रो देती है। फ्रेंड्स, जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ वो काफ़ी इमोशनल कहानी है। कृपया एंड तक जरूर सुनें। विशाल ऑफिस से घर जा रहा था। रास्ता थोड़ा सुनसान था। तभी किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आती है। एक पल को तो उसे लगा जैसे किसी चुड़ैल की आवाज़ है। थोड़ा आगे चलने पर दोबारा फिर वही आवाज़ आती है। तब विशाल आवाज़ वाली तरफ चल देता है तो क्या देखता है, सड़क पर एक स्कूटी गिरी हुई है। पास ही एक लड़की रो रही है। विशाल ने पहले उस स्कूटी को खड़ा किया, फिर उस लड़की को पूछा क्या हुआ। उसने कहा, मेरा नाम रिया है। मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ स्कूटी पर रेस लगा रही थी कि अचानक गलत रास्ते पर आ गई। डर के मारे मैंने स्कूटी तेज कर दी। तभी मैं गड्ढे में गिर गई। मैंने पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको छोड़ दूं? वो मेरे साथ चलने को तैयार हो गई। मैंने स्कूटी लॉक करके वहीं खड़ी कर दी। अपनी बाइक पर उसे बैठाकर चल दिया। एक बहुत बड़ी सी कोठी के सामने उसने बाइक रोकने को कहा। यही मेरा घर है, शांति विला। ये तो शहर के एक बड़े उद्योगपति सेठ घनश्याम दास जी का बंगला है। जी हाँ, मेरे पापा हैं वो, रिया ने कहा। ओह, अंदर आइए, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए। नो थैंक्स। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर मांगा और अपना भी मोबाइल नंबर मुझे नोट करा दिया। ओके बाय बोलकर मैं वहाँ से आ गया। अगले दिन रिया का फ़ोन आया। उसने शाम को एक कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी के लिए मुझे बुलाया। शायद वो कल का शुक्रिया अदा करना चाहती थी। वहाँ उसने अपने बारे में बताया कि उसके घर में वो और उसके पापा ही हैं। उसकी माँ की कुछ साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी। उसने कहा, आप भी अपने बारे में कुछ बताइए। तब विशाल ने बताया कि उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीकॉम के बाद यूके लंदन से एमबीए किया है और पिछले 2 सालों से यहीं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है। उसके परिवार में बड़े भाई, भाभी एवं उनके 2 बच्चे हैं। वो दिल्ली में रहते हैं। पिताजी की कपड़े की दुकान थी जिसे अब बड़े भाई साहब चलाते हैं। जब मैं बीकॉम फाइनल में था तब पिताजी की अचानक मृत्यु हो गई। पिताजी चाहते थे कि मैं एमबीए करने लंदन जाऊं, मगर उनके जाने के बाद बड़े भैया का रुख थोड़ा सा बदल गया था। वो नहीं चाहते थे कि मैं आगे पढूं। माँ चाहती थी कि मैं पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करूं। बीकॉम के बाद मैंने यूके में एमबीए के लिए अप्लाई तो कर दिया, लेकिन भैया ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि दुकान पर पिताजी बहुत कर्जा छोड़ गए। ऐसे में मैं तुम्हें आगे नहीं पढ़ा सकता। बीकॉम कर लिया है, अब किसी कंपनी में जॉब ढूंढो और जॉब करो। भैया की बातें सुनकर मैं, माँ एवं भाभी तीनों हैरान रह गए। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया भैया को। अभी पिताजी को गए चंद दिन ही हुए हैं, भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैंने माँ की तरफ देखा। माँ एकदम चुप थी। मैंने माँ से कहा, आप ही कुछ बोलिए। तभी भैया बोल पड़े, माँ क्या बोलेगी, माँ को क्या पता कितना खर्च होगा तेरी पढ़ाई में। दुकान से इतनी कमाई नहीं है कि पूरे घर का खर्च चल सके, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं जॉब ढूंढ लो। माँ चुपचाप अपने कमरे में चली गई। भाभी ने भी भैया को समझाने की कोशिश की, मगर भैया ने भाभी को भी चुप करा दिया। भाभी भी अपने कमरे की तरफ चली गई। बस जाते जाते मुझे बोली, आप चिंता ना करें भैया, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पहली बार पिताजी को मिस किया। मैंने पलट कर दीवार पर लगी पिताजी की तस्वीर को देखा। मेरा रोता हुआ दिल अंदर ही अंदर बोला, आप कहाँ चले गए पिताजी। 2 दिन बाद एक सुबह माँ ने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मायूस मत हो, तेरे पिताजी ने मेरे नाम पर कुछ एफडी कराई थी, उसे तुड़वाकर अपने जाने का इंतजाम कर ले। एफडी तुड़वाने पर भैया ने एतराज़ तो बहुत किया, लेकिन माँ की जिद के आगे झुकना पड़ा उन्हें। और इस तरह कुछ दिन बाद मैं लंदन के लिए रवाना हो गया। जब मैं गया तब माँ बहुत उदास थी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी माँ से अंतिम मुलाकात थी। हाँ, फ़ोन पर कई बार बात हुई। जब भी मैंने पूछा, कैसी हो माँ, तब माँ का उदासी भरे स्वर में एक ही जवाब आता, ठीक हूँ।
थोड़ा रुक कर एक गहरी सांस लेते हुए विशाल ने बताया कि 6-7 महीने बाद एक दिन भैया का फ़ोन आया और उन्होंने कहा, एक बुरी खबर है भाई, माँ हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। एक हादसे में माँ की डेथ हो गई। मैं इंडिया आना चाहता था, मगर मेरी माली हालत ऐसी नहीं थी कि मैं यहाँ आ पाता, और भैया ने भी मुझे आने से मना कर दिया। फाइनल एग्ज़ाम के बाद जब मैं वापस आया, तब भैया ने बताया कि एक दिन माँ ने मुझे कहा कि पंडित जी ने कहा है कि पति की मृत्यु के बाद गंगा में स्नान करना चाहिए, इसलिए तू मुझे गंगा स्नान करा ला। मैं माँ को लेकर गंगा घाट गया। वहाँ नदी में बहाव ज़्यादा था। माँ का पैर फिसल गया और माँ मेरी आंखों के सामने तेज बहाव में बहती चली गई और मैं कुछ नहीं कर सका। माँ के जाने के बाद भैया ने दुकान मकान सब अपने नाम करा लिया। भैया का व्यवहार एकदम बदल चुका था। मुझे ये जॉब मिल गई, इसलिए मैं कुछ दिन में चुपचाप भैया का घर छोड़कर आया। 2 साल हो गए माँ को गए हुए। अब साल में 2 दिन जाता हूँ मैं वहाँ, माँ पिताजी की बरसी पर। कहते कहते विशाल की आंखों में आंसू आ गए। सारी बातें सुनने के बाद रिया भी भावुक हो गई। अब दोनों अक्सर मिलने लगे। रिया की भी एमबीए कंप्लीट हो गई, तो रिया ने भी अपने पापा का ऑफिस ज्वाइन कर लिया। एक दिन विशाल ने फ़ोन पर रिया को बताया कि तुम्हारे पापा की कंपनी में मेरा जॉब इंटरव्यू है। तुमसे रिक्वेस्ट है, तुम अपने पापा को ना तो मेरी कोई सिफारिश करना और ना ही हमारी दोस्ती के बारे में बताना। ये जॉब मैं अपनी काबिलियत के दम पर हासिल करना चाहता हूँ। इंटरव्यू के समय हुई बातों से विशाल समझ गया कि रिया ने उनको कुछ नहीं बताया। उसे जो वो जॉब मिल गई, उसके काम एवं काम के प्रति लगन देखकर मालिक घनश्याम दास जी ने उसकी प्रमोशन कर दी। अब कंपनी की तरफ से उसे फ्लैट एवं कार भी मिल गई। प्रमोशन के कुछ समय बाद रिया ने पापा को उसके बारे में सब बता दिया। एक दिन रिया के पापा ने उसे खाने पर घर बुलाया। खाना खाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, मेरे कोई बेटा नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बेटे बनकर कंपनी की सारी जिम्मेदारी संभाल लो। अगले दिन रिया ने फ़ोन पर बताया कि पापा हमारी शादी करना चाहते हैं। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़े धूमधाम से दोनों की शादी कर दी। कुछ समय बाद एक दिन घनश्याम दास जी का हार्ट अटैक से निधन हो गया। अब बिजनेस की जिम्मेदारी विशाल एवं रिया के ऊपर आ जाती है। एक दिन रिया ने विशाल को बताया कि परसों तुम्हें फैक्ट्री विजिट करने फैक्ट्री जाना है। इससे पहले विशाल कभी फैक्ट्री नहीं गया था। विशाल ने रिया को बताया कि परसों हमें भैया के घर जाना है, वहाँ माँ की बरसी है, इसलिए फैक्ट्री कल विजिट कर लेता हूँ। अगले दिन जब विशाल फैक्ट्री पहुँचता है तो क्या देखता है कि ज़्यादातर मजदूर बुजुर्ग हैं। उसे बड़ा आश्चर्य होता है। मैनेजर से इस बारे में पूछने पर मैनेजर ने बताया कि मालिक जब 10 वर्ष के थे तभी अचानक उनके पिता का निधन हो गया था। उनकी माँ ने दिन रात मजदूरी करके लोगों के कपड़े सिलाई करके उन्हें पढ़ाया। पढ़ लिख कर उन्होंने नौकरी शुरू की, साथ ही छोटे छोटे काम शुरू करे और धीरे धीरे काम बढ़ने लगे। अपनी थकी हारी माँ का चेहरा उनकी आंखों के सामने हर समय रहता था। माँ की मृत्यु के बाद उन्होंने बुजुर्गों, गरीबों एवं लाचारों के लिए कुछ करने का सोचा। इसलिए उन्होंने इस फैक्ट्री के पीछे अपना आशियाना नाम के कुछ कमरे बनाए। उनमें वो बुजुर्ग रहते हैं जिन्हें वो अलग अलग वृद्ध आश्रमों से लेकर आए हैं। उन्हें इनमें अपने माँ एवं बाबूजी नजर आते थे। बातें करते करते विशाल की नज़र सामने लगे टीवी पर पड़ जाती है, जिस पर फैक्ट्री के अंदर की वीडियो चल रही थी। विशाल मैनेजर से झूम करने को कहता है। सामने जो औरत दिखती है, विशाल पूछता है कि ये कौन है, इसकी सारी डिटेल्स बताओ। ये कौशल्या देवी हैं, इन्हें साहिब जी हरिद्वार के एक वृद्धाश्रम से लाए थे। विशाल तुरंत वापस आ जाता है, मगर कई सवाल आ रहे थे उसके मन में। माँ जिंदा है तो भैया ने झूठ क्यों बोला? माँ बच गई थी तो वापस घर क्यों नहीं आई? सारी बातें रिया को बताई तो रिया ने तुरंत मैनेजर को फ़ोन करके माँ को लेकर आने को कहा। माँ के आने पर विशाल माँ से लिपट गया। दोनों माँ बेटे बहुत देर तक फूट फूट कर रोते रहे। फिर विशाल ने माँ से रिया को मिलवाया।
रिया ने आगे बढ़कर माँ जी के पैर छुए, लेकिन वो दोनों सवाल विशाल के मन में अभी भी थे। जब माँ से पूछा तो माँ ने बताया, मेरे जाने के बाद भैया रोज माँ को मकान उनके नाम करने को कहते थे, मगर माँ चाहती थी दोनों भाइयों को हिस्सा बराबर मिले। रोज झगड़ा होने लगा। एक दिन भैया ने ही माँ से कहा कि पंडित जी ने आपको गंगा स्नान करने को बोला है, इसलिए कल हमें हरिद्वार चलना है। वहाँ मुझे एक वृद्धाश्रम में छोड़कर वापस दिल्ली भाग गया। आप वापस क्यों नहीं आई? विशाल ने पूछा। क्या करती वापस आकर? पता कराया था आश्रम के लड़के को भेजकर, मगर दुनिया के लिए तो मार दिया था उसने मुझे। लेकिन मेरे बारे में भी तो नहीं सोचा आपने? भरोसा उठ गया था औलाद पर से मेरा। विशाल ने भैया को फ़ोन किया और कहा कि कल माँ की बरसी यहाँ मेरे घर पर होगी। मैं गाड़ी भेज दूंगा, आप भाभी एवं बच्चों को लेकर यहाँ आ जाएं। अगले दिन सबके आने के बाद जैसे ही मैंने माँ के कमरे का पर्दा हटाया, सामने माँ को खड़ा देख बच्चे दादी से लिपट गए। भाभी ने भी आगे बढ़कर माँ के पैर छुए। भैया हमारे शर्मिंदगी के किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे। शायद अपनी करनी पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। फिर अचानक वो आगे बढ़े और जैसे ही माँ के चरणों में झुकने लगे, माँ ने मुंह फेर लिया। भैया रोते हुए वापस जाने लगे। तभी दोनों बच्चों ने एक ही स्वर में कहा, दादी प्लीज़ माफ़ कर दें पापा को। माँ ने रोते हुए दोनों हाथ फैला दिए। सारा परिवार माँ के सीने से लग गया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।